खाद्य श्रृंखला और अपघटन चक्र, द साइकिल ऑफ प्रेडेशन एंड डीकम्पोजिशन, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। वेलकम फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या आपको भी ये टॉपिक बोरिंग लगता है? अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता है और आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूँ इस टॉपिक में PYQ क्वेश्चंस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है या जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको जो थ्योरी है उसमें से मैटर में से हमें कितना डीप पढ़ना है और क्वेश्चन किस तरह से रेज किया जाता है। नंबर दूसरी बात, जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ रखा है उनके लिए इससे ये फायदा होगा कि वो अपने आप को परख सकते हैं कि हमको जो है इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं आते हैं, या फिर हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या मिस्टेक कर दिया, मतलब कौन सी बातें हमने ज़्यादा मतलब बार बार रिपीट की हैं और कौन सी बातें हमसे स्किप रह गई, मतलब छोड़ दी हैं हमने। तो दोनों के लिए वेरी यूजफुल है। तो चलिए, इसमें मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर मैं 30 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। आज हम करेंगे 31 से और 50 क्वेश्चन तक। फिर इसके बाद हम इन सबको जोड़कर एक पूरा वीडियो बना देंगे, जिसमें पूरा की पूरा टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र एंड इकोलॉजिकल सिस्टम का जो है पूरे PYQ क्वेश्चंस, यानी कि लगभग कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका रीट हुआ, LDC हुआ, RAS हुआ, महिला पर्यवेक्षक हुआ, फॉरेस्टर हुआ, ऐसे ऐसे इन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में RSSB द्वारा और RPSG के द्वारा, उनको पूरा कलेक्ट करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में लिंडेमैन के 10% नियम का मुख्य नियतार्थ क्या है? ठीक है, उत्तर है आपका अपघटकों का सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शाकाहारी जीवों में ऊर्जा का प्रवाह सबसे कम होता है, प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा का क्षय होता है, या उपभोक्ता उत्पादक में 10 गुना अधिक वृद्धि प्राप्त होती है, 10 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखें, लिंडमैन ने कहा था कि जब भी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वहां केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। 90% ऊर्जा क्या होती है? श्वसन और अन्य क्रियाओं में क्या हो जाती है? वो यूज हो जाती है, ऊष्मा के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो चले नेक्स्ट आगे। इस क्वेश्चन पे निशान पहले से लगा हुआ था, बाकी हम आगे वाले क्वेश्चनों को आप खुद को परख सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन को अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? RPSC LDC 2014 में क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, ये यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन ये क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो उसमें क्या होता है? ये ऊर्जा के स्तर पर, यानी कि प्रकाश जितना मतलब गहराई में जाएंगे तो उतना ही प्रकाश क्या है? कम पहुंचेगा नीचे। उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? इनको इन स्तरों को बनाया गया है इसमें। तो जोन की बात कर रहा है, यूफोटिक जोन तो होता है ऊपर और एफोटिक जोन होता है नीचे। तो इसका मतलब ये किस पर आधारित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा C आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? याद रखें, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि आपके जितने भी पिरामिड बनेंगे ऊर्जा के, वो सब इसके पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जो पिरामिड बनेंगे वो सब उल्टे बनेंगे, केवल ऊर्जा के पिरामिड को छोड़कर। ऊर्जा का पिरामिड बनता है सीधा। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है जैव भार का पिरामिड कैसा होता है तालाब का, तो आप इसमें उत्तर देंगे उल्टा। ठीक है, इसका कारण है मछलियों और अन्य उपभोक्ताओं का कुल वजन सूक्ष्म पादप प्लवकों से अधिक होने के कारण यह उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी सक्सेशन में चरम अवस्था यानी क्लाइमैक्स स्टेज का क्या अर्थ होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण में तो जो चरम अवस्था होती है तो उसका मतलब होता है पारिस्थितिकी के अंदर अगर कोई जो आपका समुदाय है या कोई कहे पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई भी तंत्र है आपका, उसमें अगर स्टेबिलिटी आ गई है, यानी कि उसमें बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, एक जीव दूसरे एक चीज़ की बजाय 4 चीज़ों पर डिपेंड है, तो वो क्या है? संतुलन में आ चुका है, यानी कि उसमें जीवन की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ पर डिपेंड होगा तो वो चीज़ खत्म हो गई तो वो जीव की क्या है? प्रजाति में मतलब नष्ट होने की संभावना रहेगी। 2024 स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्या है इसका। पर्यावरण के साथ संतुलन और स्थायी अवस्था, आई थिंक मैं समझता हूँ सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। प्रारंभिक अवस्था नहीं होती, क्लाइमेक्स हमेशा एंड में होता है। समुदाय की सबसे अस्थिर अवस्था, अस्थिर तो बिल्कुल नहीं होगा, केवल जलीय तंत्र में होने वाली अवस्था, तो आपका उत्तर हो जाएगा A। यह वह अंतिम अवस्था है जहां समुदाय जलवायु के साथ पूर्ण संतुलन बना लेता है। जैविक आवर्धन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें क्या होता है? सबसे अधिक किस पोषण स्तर के जीव में देखा जाता है? क्या कह रहा है? जैविक आवर्धन सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाएगा? हम जानते हैं कि जो जीव किसी दूसरी चीज़ को खाता है तो उसके अंदर क्या होता है? विषाक्त मतलब जो है कहते हैं खराब चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड होती रहती हैं, उसकी बॉडी में खट्टी होती रहती हैं, उसी को कहते हैं विषाक्तता, जैविक आवर्धन। ठीक है, तो बताइए प्राथमिक उपभोक्ता होंगे या अपघटक होंगे या शीर्ष उपभोक्ता होंगे या उत्पादक होंगे? यानी कि जितना पीछे की तरफ जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? वहाँ पे विषाक्तता मिलेगी, मतलब जमा हो जाएंगे संचय पदार्थ, क्योंकि वो जमा हुए को फिर से खा लेता है। मतलब मान लो एक पादप है, पादप के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं खराब, अब हमने उसको खा लिया तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत विषाक्तता जमा हो जाएगी, फिर हमको जो खाएगा उसके अंदर वो विषाक्तता ऑलरेडी चली जाएगी, तो वो उसके अंदर और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर भी आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, आपको लग रहा होगा इसका उत्तर अपघटक है क्योंकि वो लास्ट में आते हैं, लेकिन अपघटक क्या करते हैं? केवल उसका डिकम्पोजर है, यानी कि उन कार्बनिक पदार्थों को केवल तोड़ने का काम करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि जो लास्ट में आता है ना वो आपका होगा, यानी कि अपघटक से जस्ट पहले वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या कह रहा है? विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला के अंत में सबसे अधिक सांद्रता में जमा होते हैं पर अपघटक को छोड़कर। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था ये। ऊर्जा पिरामिड किस भौतिकी नियम का पालन करते हैं? तो ऊर्जा पिरामिड जो है आपके ऊष्मागतिकी के किस नियम का पालन करते हैं? भौतिकी के किस नियम का पालन करते हैं? तो ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करते हैं, पहले और दूसरे नियम का पालन करते हैं। जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो वहाँ क्या होता है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। केवल 90% ऊर्जा तो क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। मतलब श्वसन में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनमें वो यूज हो जाती हैं। केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में पहुँच पाती है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का नियम। नेक्स्ट है आपका जलीय अनुक्रमण में नरकुल अनूप यानी कि रीड स्वयं अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो जलीय अनुक्रमण की बात कर रहा हूँ, नरकुल अनूप की बात पूछ रहा है, कौन सी अवस्था आती है? तो आप इसको याद कर लें भाई डायरेक्टली, कच्छ शाद अवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यही होगा, कच्छ यानी कि मार्स मीडो अवस्था आती है। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। दलदली क्षेत्र के बाद घास और छोटी वनस्पतियों वाली अवस्था आती है, और इसको क्या कहते हैं हम, नरकुल अनूप अवस्था के बाद आने वाली अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य जाल यानी फूड वेब और खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में क्या अंतर है? अब आप बताओ। खाद्य जाल मतलब जाल बना हुआ है, माने कि एक चीज़ को खाने वाले क्या है, मतलब 10 चीज़ें होंगी एक व्यक्ति के खाने के लिए, तो वहाँ जाल बन जाता है। ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, उसके अलावा वो किसी तीसरे को खा सकता है, चौथे को खा सकता है। समझो बात को। जैसे कि आपका मोर है, मोर आपका कीड़े मकोड़ों को भी खा सकता है ना, सांप को भी खा सकता है। ऐसे मतलब एक ही उपभोक्ता कई सारी चीज़ों को खा सकता है, तो इसे कहते हैं वहाँ जाल बन जाता है। लेकिन अगर केवल क्या बननी है, सीधी सीरीज बननी है कि भाई घास को केवल हिरण खा सकता है, ठीक है, अब हिरण और किसी चीज़ को नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता ना वो, तो फिर यहाँ जाल नहीं बनेगा, यहाँ एक श्रृंखला बन जाएगी। अगर सीधा जा रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, मतलब हम मान लें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसके ऑप्शन नहीं है खाने के लिए, तो वो श्रृंखला होती है। जाल क्या होता है, जाल समझ गए होंगे आप, एक ही उपभोक्ता के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हों। तो इसका बताओ क्या पूछ रहा है, मुख्य अंतर क्या है? तो आप क्या कहेंगे, जाल अधिक स्थिर होता है। जाल अधिक स्थिर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर उसको जो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए वो स्थिर होगा, मैंने स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें, क्योंकि एक चीज़ खत्म भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रजाति पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। वन पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरीकरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन का क्या अर्थ है? आरपीएससी एलडीसी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो पौधों का क्षैतिज फैलाव, मिट्टी की विभिन्न परतें, विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण या जीवों का प्रवास। वन पारिस्थितिकी तंत्र में स्ट्रैटिफिकेशन क्या अर्थ है? तो आपका बताओ क्या होगा, विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। वन पारिस्थिति में क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों को क्या है, उनके स्तर बना दिए गए हैं। जैसे कि आपका पेड़ पौधे हैं, उनको एक अलग स्तर में रखा गया है, वनस्पति आपकी जो घास है उसको अलग स्तर में रखा गया है, और आपकी जो झाड़ी वगैरह हैं उनको एक अलग स्तर में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें का कारण हो जाएगा विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, लंबाई के आधार पर घास, झाड़ी और ऊंचे पेड़ों का अलग अलग परतों में होना स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसमें पेड़ कहाँ आते हैं, सबसे शीर्ष पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, प्रकृति के अपमार्जक किसे कहा जाता है? यानी कि ये होते हैं आपके डिकम्पोजर यानी अपघटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जलीय पारितंत्र में नेट प्राथमिकता उत्पादक यानी एनपीपी सबसे कम कहाँ होती है? यानी कि प्राथमिक उत्पादकता का मतलब होता है जो उत्पादक हैं वो कम से कम मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो वो कहाँ कम होगा? वहीं कम होगा जहाँ पर प्रकाश सबसे कम होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा इसके हिसाब से बताओ? ज्वारनक मुख या फिर उथली झीलें या गहरा समुद्र, प्रवाल भित्तियाँ। तो अब बताओ गहरे समुद्र के अलावा क्या उत्तर हो सकता है आपका? वहीं पर जो है लाइट सबसे कम जाएगी, तो वहाँ उत्पादक जो है कम चीज़ें बना पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका डीप ओशियन। प्रकाश की कमी के कारण गहरे समुद्र में उत्पादकता न्यूनतम होती है। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर किन 3 मंडलों के मिलन से बनता है? ध्यान रखें, जैव मंडल बनता है आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जहाँ पर जीवन संभव होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तीनों चीज़ें संभव होनी जरूरी हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को जैव विविधता का खजाना कहते हैं? तो बताओ, थार के मरसल को कहेंगे क्या? वहाँ जैव विविधता मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी क्या? मतलब वहाँ बहुत सारी जीव जातियाँ, मतलब जीव जंतु और वनस्पतियाँ मिलेंगी क्या? नहीं मिल सकती। तो वो तो कहाँ मिलेंगे? आपकी गंगानगर का मैदान है, या अरावली पर्वतमाला, या हाड़ौती का पठार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, नदियाँ सब यहीं से निकलती हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी आपको बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहाँ मिलेगी आपको? अरावली पर्वतमाला में। पर एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऊंचाई पर जो है जैव विविधता थोड़ी कम मिलती है और नीचे वाले क्षेत्रों में विविधता ज़्यादा मिलती है। ठीक है, पर राजस्थान का तो स्थिति थोड़ी सी क्या है, प्रतिकूल है इन चीज़ों के मामले में। तो इसके लिए अगर देखो, खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है। तो तृतीय में क्या आएगा? देखो, पहले तो आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है बताओ? पेड़ पौधे, मनुष्य, या और क्या चीज़ आएगी? मतलब गाय भैंस को छोड़ो, आपका शेर या बाज, इन तीनों में से बता दो आप। तो आप प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा, उपभोक्ता पर अंडरलाइन करो, खाने वाले की बात कर रहा है, तो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। तो पहले सबसे पहले पेड़ पौधों को कौन खाता है? पेड़ पौधों को खाते हैं आपके हिरण। ठीक है, और मनुष्य भी आ सकता है, वैसे तो मनुष्य द्वितीय में भी आ सकता है और प्राथमिक में भी आ सकता है, क्योंकि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों पर, है ना। एलडीसी 2024 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें तृतीय उपभोक्ता में क्या आएगा? तृतीय उपभोक्ता में आपका इंसान तो नहीं आ सकता, वो द्वितीय में आएगा। तो इसका उत्तर होगा आपका बाज और शेर। ये क्या करते हैं, उनको भी खा जाते हैं, जो मांसाहारियों को भी खाने वाले होते हैं ना, ये तृतीय उपभोक्ता है। शीर्ष में भी आ सकते हैं, इसको शीर्ष में रख सकते हैं। इसका बाद अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर तुमने अपघटक हटा दिए तो बताओ क्या होगा? तो इससे क्या होगा? खनिज चक्र रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो क्या कर देते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, वो अपघटित कर देते हैं, यानी कि उनको खाकर दोबारा से प्रकृति में मिलाने के योग्य बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? खनिज चक्र रुक जाएगा। अगर वो नहीं तो पोषक तत्वों का पुनः चक्रण रीसाइक्लिंग रुक जाएगी और मिट्टी बंजर हो जाएगी। इकोलॉजी शब्द की व्याख्या वाली पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी किसने लिखी थी? तो देखो, चार्ल्स डार्विन ने तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अर्नेस्ट हैकल। चलो आगे देखते हैं। एजी टेंसले, याद आया? टेंसन,
टी से तंत्र, तो उसने क्या बताया था, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था, टेंस ले। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। रीटर मैंने बताया था, रटते किसको हैं, बच्चा क्या करता है, बच्चों शब्दों को रटता है। तो रटने से करेंगे, जो पारिस्थितिकी शब्द है, पारिस्थितिकी भूलता नहीं है, समझ रहे हो ना, तुम पे भी नहीं भूलता होगा, पारिस्थितिकी, ठीक है, यानी इकोलॉजी। तो उसका जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, शब्द का प्रयोग किया था रीटर ने, और इकोलॉजी सिस्टम यानी तंत्र का प्रयोग किया था टेंस लेने। तो इसका डार्विन ने उत्परिवर्तन का किया है, तो अर्नेस्ट हैकल ही होना चाहिए इसका उत्तर। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1866 में हैकल ने इस पुस्तक में इस विज्ञान की विस्तृत व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतर्गर्भाशयी संरक्षण क्या है। RS प्री में पूछा था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो समझो। देखो, वनस्पति उद्यान है, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण है, बीज बैंक बनाना है, चिड़ियाघर में रखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संसार का सबसे छोटा बायोम कौन सा है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं बेटा, बायोम क्या होता है, बायोम वो होता है जहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों का ऐसा समुच्चय जहाँ पर जीवन संभव होता है, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर होगा, सवाना में होगा, उष्णकटिबंधीय वर्धमान में होगा, रेगिस्तान में होगा, टुंड्रा में होगा तो सब जगह पर, लेकिन सबसे छोटा पूछा है उसने, तो सबसे ज़्यादा विविधता और या सबसे जीव जंतु सबसे कम और वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा कम कहाँ पाई जाएंगे बताओ। आपको लग रहा होगा रेगिस्तान में, है ना। रेगिस्तान का मतलब आपके दिमाग में एक विचार आता होगा रेत ही रेत, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में अगर तुम देखोगे तो 60% रेगिस्तान बताते हैं, मरुस्थल बताते हैं, तो उसके अंदर आप देखो पेड़ पौधे बहुत हैं, ऐसी बात नहीं पेड़ पौधे नहीं है। तो सबसे कम जो है वो टुंड्रा, यानी कि जहाँ बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ पूरा जगह है, तो वहाँ वनस्पतियाँ और जो है बहुत छोटे रूप में या बहुत कम होती हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए डी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्षेत्रफल और विविधता के मामले में यह अन्य विशाल वायुओं की तुलना में छोटा और विशिष्ट है। स्वयंपोषी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादप प्लवक, ये पानी के अंदर पाए जाने वाले वो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल ये भी बनाते हैं ना। अच्छा, अमरबेल, अमरबेल क्या है, एक पेड़ पौधा होने के बावजूद भी ये क्या करता है, अमरबेल कसकूटा जो होता है दूसरों पर डिपेंड रहता है, तो ये इसका उत्तर हो सकता है। पहले लास्ट वाला देखो, हरे पौधे, बिल्कुल सही जवाब है, तो आपका सी हो जाएगा इसमें, कसकूटा। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों से पोषण लेता है, खुद नहीं बनाता है। पर्यावरण में लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में CO2 का स्तर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखो, CO2 जब भी बढ़ेगी तो समझो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो तापमान बढ़ेगा। तापमान है कहीं, अच्छा तापमान में कमी बता रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मतलब ही होता है तापमान में वृद्धि। ओजोन परत का मोटा होना, मोटी क्यों होगी भाई, वो तो घटेगी और पतली होगी। ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ेगी क्या CO2 बढ़ने से, कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक ही उत्तर जाता है इसका, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो इस तरह से हमने पढ़ा इसमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में आंसर दें, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है, ठीक है। और ये भी बताना है कि सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।